हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में, यानी गॉस प्रमेय के क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग को जानने से पहले आपको कुछ टर्म्स को जानना जरूरी है, उनकी बात करेंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, यानी कि व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी और व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी रेखीय आवेश घनत्व की। देखिए, अगर आपके पास आवेश है कोई Q नाम का, वो एक समान रूप से किसी रेखा पर वितरित है, तब यह आवेश का जो वितरण होगा उसे आप कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। यानी कि व्हेन द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लाइन, द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कॉन्सेप्ट वन डायमेंशनल बॉडी के लिए सही है। तो देखिए, इसमें जो ये टर्म आ रहा है रेखीय आवेश घनत्व, तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, सपोज आपके पास एक लीनियर कंडक्टर है जिसकी लेंथ है स्मॉल l और इस लेंथ पर प्लस Q नाम का चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि इस पूरी लंबाई पर एक समान रूप से बटा हुआ है। ठीक है, तो L लंबाई पर Q चार्ज वितरित है, तो एकांक लंबाई पर कितना चार्ज होगा? ऑब्वियसली वो होगा Q अपॉन L, यानी कि पर यूनिट लेंथ चार्ज जो होगा वो होगा Q अपॉन L, और इसी Q अपॉन L को आप कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी रेखीय आवेश घनत्व, और इसे डिनोट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा इक्वल्स आ जाएगा Q अपॉन L, यूनिट हो जाएगी कूलॉम पर मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व की। तो देखिए, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये टू डायमेंशनल बॉडी के लिए ट्रू है। अगर आवेश एक समान रूप से किसी पृष्ठ पर वितरित हो, तब यह आवेश का वितरण जो है पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाएगा। यानी व्हेन द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, यहाँ पर एक सपोज आप एक एरिया ले लीजिए, उसे चाहे कैपिटल ए से डिनोट करिए चाहे कैपिटल एस से। इस पूरे एरिया पर चार्ज Q, जो पॉजिटिव चार्ज Q है, वो एक समान रूप से अगर वितरित हो तो तब हम पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात कर सकते हैं। तो सपोज मान लेते हैं A नाम के एरिया पर, A एरिया पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिट एरिया पर कितना चार्ज होगा? ऑब्वियसली वो होगा Q अपॉन A, या अगर आपने एरिया माना है S तो वो होगा Q अपॉन S, और इसी Q अपॉन A या Q अपॉन S को ही हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व। और अगर यूनिट की बात कर रहे हैं तो यूनिट होगी पृष्ठ आवेश घनत्व की कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स होता है Q अपॉन A, या फिर अगर आपने एरिया लिया है S तो वो होगा सिग्मा इक्वल्स Q अपॉन S, यूनिट हो जाएगी कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। इन द सेम मैनर वी कैन टॉक अबाउट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आयतन आवेश घनत्व को भी हम इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आयतन आवेश घनत्व का कॉन्सेप्ट थ्री डायमेंशनल बॉडी के लिए ट्रू होगा, यानी आपके पास अगर कोई ऐसा पृष्ठ है, ऐसी कोई वस्तु है जो थ्री डायमेंशनल है, तो तब आप वहां पर आयतन आवेश घनत्व की बात कर सकते हैं। तो यदि आवेश अगर एक समान रूप से किसी आयतन पर वितरित हो, तब वह आवेश वितरण कहलाएगा आयतन आवेश वितरण। यानी व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर, द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर देखिए, एक क्यूब लिया है जिसका वॉल्यूम है V। यहाँ पर इसकी लंबाई लेंथ है L, ब्रेड्थ है इसकी B यानी चौड़ाई B, और इसकी हाइट यानी ऊंचाई है H। तो वॉल्यूम V इक्वल्स होता है LBH। हम मेनली वॉल्यूम को यहाँ पर कैपिटल V लेके ही चलते हैं अभी। और इस पूरे क्यूब में, इस पूरे घन में आपका Q प्लस Q नाम का चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी प्लस Q चार्ज इस पूरे घन पर वॉल्यूम V में एक समान रूप से वितरित है। तो अगर V वॉल्यूम पर Q चार्ज एक समान रूप से वितरित है, तो पर यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू Q अपॉन V, यानी कि एकांक आयतन पर जो आयतन का जो आवेश का वितरण होगा
वो किसके बराबर होगा, Q अपॉन V के इक्वल। और इस Q अपॉन V को ही हम नाम देते हैं आयतन आवेश घनत्व या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैन बी रिटन एज रो इक्वल्स Q अपॉन V। आयतन आवेश घनत्व को डिनोट करते हैं रो से, और रो इक्वल्स हो जाता है Q अपॉन V। और यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होगी कूलॉम पर मीटर क्यूब। तो आशा है आपको ये तीनों डेफिनेशंस आसानी से समझ में आ गई होंगी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है। चलिए इसके बाद लेते हैं गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन। देखिए गॉस थ्योरम बहुत ही यूजफुल होती है, और स्पेशली जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो किसी प्लेस पर, तो वहां पर ये इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है। इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में हम केवल 2 एप्लीकेशंस पर बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए पहला एप्लीकेशन लेते हैं। पहला एप्लीकेशन हम ले रहे हैं अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अगर आपके पास एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो और वो चार्ज्ड हो, यानी कि उस पर कुछ आवेश वितरित हो, ठीक है, तो उस आवेशित तार, अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट आपको किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आप गॉस थ्योरम की हेल्प ले सकते हैं। तो हम डेरिवेशन करेंगे और गॉस थ्योरम की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखिए किसी भी गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको वहां पर एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करना होता है, क्योंकि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। गॉस थ्योरम को वहां पर आप अच्छे से जाके देख सकते हैं। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा बद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि अगर किसी क्लोज सरफेस ने Q चार्ज को कंटेन कर रखा है, तो उससे पास करने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू Q/ε0। यानी कि अगर उस पृष्ठ के अंदर चार्ज Q है, तो तब उस पृष्ठ का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा phi E दैट विल बी इक्वल टू Q/ε0। तो वहां पर देखिए आप बंद पृष्ठ की बात करते हैं, उस पृष्ठ को नाम देते हैं हम गॉसियन पृष्ठ, यानी गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर जो हम डेरिवेशन करेंगे, उस डेरिवेशन को करते समय हम एक गॉसियन सरफेस को कंसिडर करेंगे। एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ हम वहां पर बनाएंगे, यानी एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस हम वहां पर क्रिएट करेंगे, और उसकी हेल्प से हम गॉस थ्योरम अप्लाई करके अपना जो रिजल्ट चाहिए उसे ऑब्टेन करेंगे। यानी यहाँ पर हमें रिजल्ट क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि अगर एक तार है आपके पास जिसमें प्लस Q नाम का चार्ज पूरी लेंथ पर आराम से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उससे कुछ दूरी पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर एक आपको ये जो रेड लाइन दिख रही है, ये आपका इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज्ड वायर है, ठीक है। तो ये अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है, ठीक है। अब इस अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार में से हम स्मॉल l लेंथ का एक पोर्शन कंसिडर करते हैं। देखिए प्लस Q नाम का चार्ज इस पूरे वायर में एक समान रूप से बटा हुआ है, ठीक है। तो ये प्लस Q नाम का चार्ज इस पूरे वायर में डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, इस वायर का स्मॉल l लेंथ का एक पोर्शन लेंगे और इस L लेंथ की हाइट के इक्विवेलेंट यहां पर एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। यानी यहां पर हम इस L ऊंचाई को लेते हुए एक बेलनाकार पृष्ठ बनाएंगे, और इस बेलनाकार पृष्ठ को आप कहेंगे गॉसियन पृष्ठ, यानी गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो पहला काम हमने कर लिया कि यहाँ पर हमने गॉसियन सरफेस को कंसिडर कर लिया है। अब बात चल रही थी कि इस जो इनफाइनाइट लेंथ का वायर है उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। तो अब हम क्या काम करने वाले हैं, हम ये जो गॉसियन सरफेस हमने बनाया है, जो बेलनाकार पृष्ठ के रूप में आपके पास मौजूद है, हम उस पृष्ठ के, उस बेलन के हर पृष्ठ को लेंगे
और उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हेल्प से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। अब देखिए यहां पर आपको 3 तरह के पृष्ठ दिख रहे हैं। यहां पर ये पहला वक्राकार पृष्ठ, पहला ये समतल पृष्ठ दिख रहा है जो गोलाकार है, ठीक है, और दूसरा पृष्ठ दिख रहा है ये जो वक्राकार है, ठीक है, और ये इधर का तीसरा पृष्ठ दिख रहा है ये भी आपका सर्कुलर यानी वृत्ताकार पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है। तो कुल मिलाकर अगर देखें ब्रॉड लेवल पर तो इस गॉसियन पृष्ठ के पास 2 सरफेस मेन है, एक है ये जो वृत्ताकार पृष्ठ है वो, और दूसरा है जो ये वक्र पृष्ठ है वो, ठीक है। सिलेंडर में मेनली हम यहाँ पर 2 सरफेसेस को लेके काम करने वाले हैं, ठीक है। अब आपको पिछले वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि अगर गॉस की थ्योरम को आपको लगाना है किसी भी पोर्शन पर तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या कहती है, फाई ई इक्वल्स वो होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds, है ना। तो वहां पर जो वेक्टर ई है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर ds होता है एरिया वेक्टर। तो आपको ये पता होना चाहिए इस गॉसियन सरफेस में कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है और आपका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर आप इसका डेरिवेशन करेंगे तो आप वहां पर ये लिख सकते हैं कि माना अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलॉम पर मीटर है, माना तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये दरअसल लिखने का तरीका है कि एग्जाम में आप किस तरह से लिखेंगे। तो माना P बिंदु से होकर जाने वाला L लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि एक बेलनाकार हमने पृष्ठ खींचा था जिसकी त्रिज्या r है। तो जो बेलनाकार पृष्ठ आपने ड्रॉ किया था उसका जो आप ऊपरी हिस्सा देखेंगे वृत्ताकार हिस्सा, उसकी त्रिज्या क्या होगी, r होगी। सममिति के कारण इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E समान होगा तथा त्रिज्यतः बाहर की ओर को दिष्ट होगा। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर जानना आपको जरूरी है कि वृत्ताकार पृष्ठ यानी जो समतल पृष्ठ है वहां पर कहाँ को होगा और जो वक्राकार पृष्ठ है वहां पर E कहाँ होगा। तो नॉर्मली वेक्टर ई की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, कैसे होगी वो हम अभी डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो देखिए डायग्राम को ले लेते हैं यहाँ पर, आप अपनी कॉपी सामने रख के उस पर डायग्राम खुद बना के उसको समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार। तो देखिए यहाँ पर मेनली गॉसियन पृष्ठ में हमारे पास हमने 2 पृष्ठ ले, 2 हिस्से करेंगे हम उसके। एक होगा वृत्ताकार पृष्ठ यानी जो समतल पृष्ठ है, एक ये है जो वृत्ताकार भाग है, समतल पृष्ठ कह रहे हैं हम उसे, और दूसरा ये है दूसरा वृत्ताकार भाग, ये भी समतल पृष्ठ है, ठीक है। तो ये समतल पृष्ठ हो गए और ये बीच का जो पोर्शन है ये हो गया आपका वक्राकार पृष्ठ, ठीक है, ये वक्राकार पृष्ठ है। तो इस गॉसियन पृष्ठ के 2 हिस्से हो गए, पहला हो गया आपके पास समतल पृष्ठ जो वृत्ताकार है और दूसरा हो गया वक्राकार पृष्ठ। तो हम दोनों केस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस वृत्ताकार भाग के लिए देखिए इलेक्ट्रिक अगर आपको फील्ड निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये जानना है, तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जानने के लिए आप यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, ठीक है। और टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पर आप रखेंगे। तो ये पॉजिटिव आवेश जो इस लाइन पर इस तार में बटा हुआ है वो उस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा ऊपर की ओर को। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, बाहर की ओर को, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, रेडियली इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और अब दूसरी बात करते हैं कि इस पृष्ठ का ये जो समतल पृष्ठ यानी ये जो आपका वृत्तीय पृष्ठ है, इस वृत्तीय पृष्ठ पर जो एरिया वेक्टर होगा, अगर ये एरिया आपका ds है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ को होगा, इस पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर को, यानी नॉर्मल इन आउटवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मली इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि वेक्टर E और वेक्टर ds यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। सेम यही केस यहां पर भी होगा इस दूसरे वृत्ताकार पृष्ठ के लिए, ठीक है। तो दोनों का केस सेम होगा। अब तीसरे वक्राकार पृष्ठ में देख लेते हैं। यहां पर इस वक्राकार पृष्ठ का एक छोटा सा हिस्सा ले लीजिए, ठीक है। तो यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो यहां पर आपको एक प्लस
टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा, यानी कि एक धनात्मक परीक्षण आवेश रखोगे आप, तो ये प्लस चार्ज जो नीचे है वो यहाँ पर रखे प्लस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन की ओर को। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वही होगी जो रिपल्सन की डायरेक्शन होगी। ठीक है, और दूसरा ये जो छोटा सा हिस्सा है जो सरफेस एरिया है ds, इसका एरिया वेक्टर कहाँ को होगा, वो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि वो इस सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन की ओर को होगा, ये इस तरह से। तो यहां पर आप देखेंगे इस वक्राकार पृष्ठ के हर हिस्से पर वेक्टर ई और वेक्टर ds को आप देखेंगे तो वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे या ओवरलैप करेंगे, और यहाँ पर एंगल जो बनेगा वेक्टर ई और ds के बीच में वो होगा 0 डिग्री का। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसिडर करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। तो पहला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक हिस्सा होगा वो होगा समतल पृष्ठ के लिए यानी इन वृत्तीय पृष्ठों के लिए, प्लस दूसरा जो हिस्सा होगा वैद्युत फ्लक्स का वो होगा इस वक्राकार पृष्ठ के लिए। तो डेरिवेशन पर चलते हैं। तो देखिए यहां पर ये हमने बात कर ली है कि थीटा कहां पर 0 डिग्री होगा, कहां पर 90 डिग्री होगा। और जो मैंने आपसे बात की कि गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस विल बी इक्वल टू फाई ई इक्वल्स, पहला फ्लक्स किसके लिए होगा, उस वक्र पृष्ठ के लिए जो बेलनाकार हिस्से का बीच का भाग था, और दूसरा फ्लक्स होगा आपके समतल पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो फाई 1 प्लस फाई 2। ठीक है, तो फाई 1 जो है, फाई की डेफिनेशन क्या होती है आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds होता है। तो इंटीग्रेशन किसके ऊपर, वक्र पृष्ठ के ऊपर करना है, क्योंकि पहला फ्लक्स जो है वो वक्र पृष्ठ के लिए ले रहे हैं हम। तो इंटीग्रेशन ओवर कर्व्ड सरफेस यानी वक्र पृष्ठ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds प्लस दूसरे फाई 2 के लिए क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ओवर प्लेन सरफेस यानी कि समतल पृष्ठ जो वृत्ताकार पृष्ठ थे आपके, वो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds इक्वल्स, अब इनको हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds, यहां पर आप वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds को ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, ई ds कॉस थीटा। ठीक है, और वक्र पृष्ठ के लिए अभी हमने आपको बताया था कि जो थीटा होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में सामने रख के जरूर बनाइएगा, उससे ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर ई ds कॉस 0 डिग्री हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ई ds कॉस थीटा, यानी समतल पृष्ठ के लिए थीटा अब क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा 90 डिग्री। जो मैंने आपको वृत्तीय पृष्ठ बताए थे उनके लिए थीटा कितना था, 90 डिग्री था। तो पहले हिस्से के लिए हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई ds कॉस 0 डिग्री प्लस दूसरे हिस्से के लिए हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई ds कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1, कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। ये वैल्यूज पुटअप कर देंगे तो ऑब्वियसली आपको पता चल रहा होगा कि जो समतल पृष्ठ यानी जो वृत्ताकार पृष्ठ थे उनसे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आपको क्या मिलेगा, 0। ठीक है, क्योंकि वहां पर कॉस 90 डिग्री है। ठीक, यानी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। बचा जो आपका फ्लक्स है वो केवल किसकी वजह से मिल रहा है आपको, कर्व्ड सरफेस की वजह से। जो बेलनाकार पृष्ठ है आपका उसका जो वक्र पृष्ठ है, आपने देखा होगा बीच का हिस्सा जो बड़ा था, तो वो वक्र पृष्ठ की वजह से ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिलेगा। फाई ई इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ ई ds। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं आगे। तो देखिए यहां पर आप अब लिख लेंगे फाई ई इक्वल्स, ई बाहर आ जाएगा क्योंकि ई कांस्टेंट होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर वक्र पृष्ठ यानी कि समाकलन किसके ऊपर, वक्र पृष्ठ के ऊपर इंटू ds। अब आप सभी को पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx, आप इंटीग्रेशन का साइन लें, इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx। ठीक है, और उसका जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलता है आपको रिजल्ट, वो मिलता है x। ठीक है, तो यहां पर ds का इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, यानी कि छोटे ds क्या था, ds वक्राकार पृष्ठ का एक छोटा सा हिस्सा हमने कट करके लिया था। तो सारे छोटे छोटे हिस्सों को आप ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वो पूरा वक्र पृष्ठ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ वक्र पृष्ठ ऑफ ds इक्वल्स हो जाएगा e इंटू, देखो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है 2 पाई r l।
जो वक्राकार पृष्ठ होता है उसका जो क्षेत्रफल आपको मिलेगा वो होगा 2πrl। ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे आप, तो ये मिल जाएगा E इंटू 2πrl। यहाँ R त्रिज्या थी और L क्या थी, लेंथ थी उस बेलनाकार, या लेंथ या कहें या हाइट थी उस बेलनाकार पृष्ठ की। ठीक है, तो फाई E इक्वल्स आ जाएगा E इंटू 2πrl। इसको लिख लेंगे इक्वेशन 1। हमें क्या निकालना है वो जरा माइंड में लेके जरूर चलिएगा। हमें निकालना है उस अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के निकट r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। तो हमें E कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अभी हमने केवल फ्लक्स निकाला है, अब हम E कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब देखिए गॉस के थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई E इक्वल्स क्या होता है, फाई E इक्वल्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए Q की वैल्यू अब हम यहाँ पर पुटअप करने वाले हैं। अभी जस्ट पहले मैंने आपको जो लीनियर चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बताया था वो अब यहाँ यूज होने वाला है। ठीक है, तो देखो लैम्डा इक्वल्स Q अपॉन L वहां पर हमने पढ़ा था, वहां से Q इक्वल्स कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू L। अब इस Q की वैल्यू आप यहाँ पर पुटअप कर देंगे गॉस थ्योरम में, तो ये मिल जाएगा लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको डाल देंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करिए, तो इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो दोनों फाई E हैं, यानी कि दोनों के दोनों फ्लक्स हैं, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। कहने का मतलब है E इंटू 2πrl विल बी इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहां पर से E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन R। ठीक है, तो हमें यहां पर जो ये रिजल्ट मिला है यही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के निकट स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। यहाँ पर आप इसका एक कंक्लूजन ले सकते हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R या फिर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। कहने का मतलब है कि जो तार है उसके निकट अगर आप डिस्टेंस को देखते हैं तो जैसे जैसे आपकी जो डिस्टेंस R बढ़ेगी, दूरी जैसे जैसे आप उस तार से दूर जाते जाएंगे तो R बढ़ेगा, R डिनोमिनेटर में है तो E क्या हो जाएगा, घटेगा। तो E यहां पर क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप तार से ज्यादा दूर जाएंगे तो तार से ज्यादा दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होने लगेगी, क्योंकि E R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और तार के जितने निकट आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तार के निकट अगर लेंगे पॉइंट और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वो ज्यादा होगा। दूर जाएंगे तार से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होने लगेगी। इसको ग्राफ के थ्रू अभी आप समझ सकते हैं। ये y एक्सिस पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है E और x एक्सिस पर लिया है डिस्टेंस R। तो अगर E और R के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो आपको मिलेगा एक डिक्रीज वहां पर। ठीक है, तो E जो है डिस्टेंस के साथ क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेखीय आवेश यानी लीनियर चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो उस लीनियर चार्ज से R डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो आवेश के उस चार्ज के लंबवत यानी परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर ये जो तार है ये जो अनंत लंबाई का ये जो तार था आपके पास, इसके पास R दूरी पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड यानी कि उस E का मैग्नीट्यूड तो आपने अभी निकाल लिया है। डायरेक्शन क्या होगी, देखिए हर जगह पर आपने डायरेक्शन E की देख रहे होंगे, कहाँ को है, इस पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर को, रेडियली इन आउटवर्ड डायरेक्शन है, त्रिज्यतः बाहर की ओर को। ठीक है, तो E का मैग्नीट्यूड, E चूंकि एक सदिश राशि है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड आपने कैलकुलेट कर लिया और डायरेक्शन आप यहां से बता सकते हैं। तो आशा है ये वाला डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। इसे एक बार खुद अपनी कॉपी में बना के सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट डेरिवेशन पर चलते हैं। तो दूसरा एप्लीकेशन हम ले रहे हैं अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट। आप एक इनफाइनाइट
लेंथ की आप या फिर अनंत विस्तार की कह सकते हैं समतल आवेशित अचालक चादर लें और उसके निकट अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो तब भी आप गॉस के प्रमेय को यूज कर सकते हैं और उसके थ्रू आपको बहुत इजी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर हम एक अनंत विस्तार की समतल यानी प्लेन चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट ले रहे हैं। तो ये आपको जो दिख रही है ये आपकी एक समतल आवेशित अचालक चादर है। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज इस पूरी शीट पर समान रूप से वितरित है। अब हमें इस शीट से r दूरी पर, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट मान लेते हैं P। उस पॉइंट P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, गॉस की प्रमेय अगर हमें अप्लाई करनी है तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस यहाँ पर बनाने वाले हैं। ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ हम बनाएंगे और गॉसियन पृष्ठ के लिए हम उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है कि ये जो आपकी शीट है, अचालक समतल चादर है, जो उसका पृष्ठ घनत्व जो है वो है, आवेश का पृष्ठ घनत्व है सिग्मा। सिग्मा के बारे में अभी हमने बात की थी कि यदि क्यू चार्ज एस सरफेस एरिया पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो सिग्मा इक्वल्स होता है क्यू अपॉन एस। तो वो चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। अब दूसरी बात करते हैं, हमें एक गॉसियन सरफेस यहाँ पर कंसिडर करना है। तो हम क्या करते हैं, ये आर दूरी पर ये जो पॉइंट पी है, इस आर दूरी को के ही सिमिलर हम इस चादर के दूसरी ओर भी आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते हैं जिसे हम नाम देते हैं क्यू पॉइंट। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो हम एक ऐसा गॉसियन सरफेस यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं जिसकी लेंथ होगी 2r। तो यहाँ पर हम एक बेलनाकार पृष्ठ खींचेंगे, Q पर उसका सर्कुलर एरिया होगा और P बिंदु पर भी इसका सर्कुलर एरिया होगा और उस सिलेंडर की यानी उस बेलनाकार पृष्ठ की लंबाई होगी 2r। ठीक है, तो इस आवेशित अचालक चादर के निकट आपने इसके आर पार जाने वाला एक बेलनाकार पृष्ठ यानी एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया है जिसकी पूरी लंबाई है 2r। P पॉइंट के ही सिमेट्रिकल पॉइंट है Q। अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। फिर से वही बात आती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी चीज चाहिए हमें आपका एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर मैं इसको, ये जो पूरा गॉसियन सरफेस है, ये जो एक बेलनाकार पृष्ठ है आपका, इसको 3 सरफेसेस में ब्रेक करके बात करते हैं। ये P वाला जो हिस्सा है, P बिंदु के चारों ओर जो ये वृत्ताकार हिस्सा आपका दिख रहा है, इसको मैं फर्स्ट पोर्शन लिख लूँ, ये फर्स्ट सरफेस है मेरा। और दूसरा सरफेस मैं इसे कंसिडर करती हूँ जो ये Q के अराउंड है। तो पहला पृष्ठ मैंने क्या लिया, इस P बिंदु के चारों ओर जो ये वृत्ताकार भाग है वो, और दूसरा पृष्ठ मैंने कौन सा लिया, जो Q बिंदु के चारों ओर ये वाला वृत्ताकार भाग है, और तीसरा पृष्ठ मैं लूंगी ये लंबाई वाला भाग। ठीक है, तो वक्राकार पृष्ठ लेंगे हम तीसरा सरफेस। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे वेक्टर E और वेक्टर DS की इन तीनों सरफेसेस पर। तो सबसे पहले अगर बात करें, आप ये पहला पृष्ठ ले लीजिए जो P, ये वृत्ताकार पृष्ठ है जो ये। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता करना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो चलिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए फिर वही चीज करते हैं जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया और इस जस्ट अभी पहला वाले डेरिवेशन में भी बताया कि यहाँ P पॉइंट पर आप ये सोचेंगे कि आपने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है। तो देखिए, ये जो चादर है आपकी, ये अचालक चादर यानी कि नॉन कंडक्टिंग जो ये शीट है, इसमें प्लस चार्ज है। ये इस वाले प्लस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा बाहर की ओर को। ठीक है, और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इस सीट की वजह से यहाँ पर प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यानी कि बाहर की ओर को। तो ठीक है, आपको इस पृष्ठ पर, इस बिंदु पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई नॉर्मली इन आउटवर्ड डायरेक्शन यानी अभिलंबवत
बाहर की ओर। अब बात करें इस सरफेस के एरिया वेक्टर की, तो एरिया वेक्टर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एरिया वेक्टर कभी भी किसी पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर को होता है, यानी कि नॉर्मली इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो डीएस वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वेक्टर ई और वेक्टर डीएस की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर वेक्टर ई और वेक्टर डीएस के बीच का एंगल थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, तो ये बात आपकी हो गई कि इस पृष्ठ के लिए वेक्टर ई और वेक्टर डीएस के बीच का एंगल क्या होगा। अब सेकंड सरफेस लेते हैं, ये वाला सर्कुलर एरिया है। यहाँ पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे, वो नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन होगी इधर को, और आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखेंगे वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर भी आपका जो एंगल बनेगा वेक्टर ई और वेक्टर डीएस के बीच में, दैट विल बी थीटा इक्वल्स 0 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं इस वक्राकार पृष्ठ की। ठीक है, जो ये 2r टोटल लेंथ 2r का आपका जो पृष्ठ है, यहाँ पर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर का कोई सा भी हिस्सा आप कंसिडर कर लीजिए। चलिए सपोज मैं ये वाला हिस्सा कंसिडर करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो आप एक इमेजिनेशन कर सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को आप अगर सोचना चाहें तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर बात करें इस थर्ड सरफेस के लिए वेक्टर ई और वेक्टर डीएस के बीच के एंगल की, तो आप देखिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, वेक्टर ई इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पर इस छोटे से सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर जो होगा वो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, डीएस वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल थीटा बनेगा वो होगा आपका 90 डिग्री। थीटा विल बी 90 डिग्री एट दिस पॉइंट। ऐसे ही आप इस वक्राकार पृष्ठ के किसी भी हिस्से पर जाएं तो वहां पर आपको वेक्टर ई और वेक्टर डीएस के बीच का एंगल जो मिलेगा वो मिलेगा 90 डिग्री। ई वेक्टर यहाँ पर फिर से टेस्ट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं, वो ये वाला प्लस चार्ज यहाँ के प्लस चार्ज को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। और इस हिस्से का एरिया वेक्टर जो होगा नॉर्मली इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की ओर को, अभिलंबवत बाहर की ओर को, तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा इक्वल्स 90 डिग्री होगा। तो हमने देख लिया कि तीनों सरफेसेज के केस में हमारे पास वेक्टर ई और वेक्टर डीएस के बीच का एंगल क्या होगा। तो चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं इस पूरे गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो फाई ई इक्वल्स हम लिखने वाले हैं फाई फर्स्ट, यानी कि इस हिस्से का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, प्लस फाई सेकेंड, यानी कि इस हिस्से का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फाई थर्ड, यानी कि इस वक्राकार पृष्ठ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डेरिवेशन पर चलते हैं सीधे। डायग्राम आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा एक बार। तो देखिए यहाँ पर फाई फर्स्ट प्लस फाई सेकेंड प्लस फाई थर्ड लिख दिया है। अब देखिए फाई ई इक्वल्स, अब क्या करेंगे, फाई का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है, आपको पता है, इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एरिया वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ओवर सरफेस मैंने फर्स्ट लिखा है, एस फर्स्ट लिख दिया है, यानी कि पहले सरफेस एरिया के लिए है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, प्लस दूसरे के लिए भी यही लिखेंगे, तीसरे के लिए भी यही लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर वाली इंटीग्रेशन के अंदर डॉट प्रोडक्ट को जब आप ओपन करेंगे तो इंटीग्रेशन ओवर फर्स्ट सरफेस एरिया ई डी एस कॉस थीटा होना चाहिए था, लेकिन आपको पता है जो फर्स्ट सरफेस था वो कैसा था, सर्कुलर सरफेस था। अभी हमने देखा था वो वृत्ताकार भाग था गॉसियन पृष्ठ का, और वहां पर हमने देखा था कि वेक्टर वी ई और वेक्टर डीएस के बीच का एंगल कितना था, 0 डिग्री, तो तब हमने यहाँ पर 0 डिग्री लिखा है। इन द सेम मैनर दूसरा पृष्ठ जो था वो भी आपका वृत्ताकार पृष्ठ था, समतल पृष्ठ, तो वहां पर भी ई डी एस आपका cos 0 डिग्री आएगा। प्लस थर्ड सरफेस हमने लिया था वक्राकार पृष्ठ, तो इंटीग्रेशन ओवर थर्ड सरफेस एरिया, यहाँ पर थर्ड सरफेस एरिया लिख देते हैं, और यह आ जाएगा ई डी एस cos 90 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए समतल, यहाँ पर लिख दिया एक्सप्लेनेशन, समतल वृत्ताकार पृष्ठों पर वेक्टर ई और वेक्टर डीएस के बीच का कोण होगा 0 डिग्री, और वक्र पृष्ठ पर वेक्टर ई और वेक्टर डीएस के बीच का कोण थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, यानी फॉर कर्व्ड सरफेस एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड डीएस विल बी 90 डिग्री, एंड फॉर सर्कुलर सर्फेसेज यानी प्लेन सर्फेसेज थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। तो अब यहाँ पर देख लीजिए cos 0 डिग्री की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये दोनों तो एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पर, लेकिन cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये यहाँ पर इसको हम हटा देंगे।
ये 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले पोर्शन को देखिए, cos 0 डिग्री 1 हो गया, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एरिया फर्स्ट ई डी एस। तो ई में इसमें कांस्टेंट होगा, ई को हम बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एरिया फर्स्ट डी एस प्लस इसी तरह से यहाँ पर भी होगा, ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर सेकेंड सरफेस एरिया डी एस। अब पहले सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो वो मिलेगा एस, यानी कि उस हिस्से का सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर E इंटू एस आप लिखेंगे, प्लस यहाँ पर भी E इंटू एस लिखेंगे, तो यहाँ पर फाई E यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आएगा आपका ट्वाइस ऑफ E इंटू एस। ये इक्वेशन डाल दीजिएगा फर्स्ट। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि गॉस थ्योरम से हमें पता है कि फाई E इक्वल्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा को। तो सिग्मा इक्वल्स होता है Q अपॉन एस, तो यहाँ पर से Q इक्वल्स आ जाएगा सिग्मा इंटू एस। तो जो गॉस थ्योरम है फाई E इक्वल्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वहाँ पर Q के प्लेस पर हम लिख देंगे सिग्मा डॉट एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इंटू एस है, ये सिंपल प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट नहीं है, सिग्मा इंटू एस। ठीक है, तो ये आप डाल देंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आएंगे। तो क्या लिखना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ ई एस इक्वल्स सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया है सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स ट्वाइस ऑफ ई एस। दिस इम्प्लाइज एस से एस यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई इक्वल्स आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, हमने गॉस की थ्योरम से एक समतल आवेशित अचालक चादर के निकट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बात करें तो देखिए, यदि आवेशित चादर जो है उसमें धनात्मक आवेश है यानी प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस समय सिग्मा जो यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो ग्रेटर देन 0 होगी, और उस समय आपका वैद्युत क्षेत्र एक समान अभिलंबवत चादर से बाहर की ओर दृष्ट होगा। आपने देखा था जो वृत्ताकार पृष्ठ बने हुए थे उनमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को था, आउटवर्ड डायरेक्शन में था, चादर से दूर बाहर की ओर को अभिलंबवत। ठीक है, यानी कि दैट इज यूनिफॉर्म, नॉर्मल एंड आउटवर्ड फ्रॉम द शीट। ठीक है, दूसरी बात करें सेकंड केस कि यदि आवेशित चादर में ऋणात्मक आवेश है, यानी वो जो आपने जो प्लेन शीट ली थी वो उसमें अगर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, माइनस क्यू चार्ज, तो उस समय सिग्मा जो होगा, सिग्मा विल बी लेस देन 0। ठीक है, तो आप कहेंगे वहां पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो एक समान तो होगा, लेकिन वो अभिलंबवत चादर की ओर को दिष्ट होगा। अब वहां पर एक बार इसको जरूर सोच के देखिएगा, जैसे हमने वहां पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो जिस समय हम पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने देखी थी, वहां पर प्लस टेस्ट चार्ज रखा था, प्लस क्यू चार्ज, तो वो उसे रिपेल कर रहा था बाहर की ओर को, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चादर से दूर बाहर की ओर को थी। लेकिन उसी की जगह अगर आप वहां पर चादर में नेगेटिव चार्ज होगा तो उस पॉइंट पी पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखने पर वो उसे क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द शीट, नॉर्मली टुवर्ड्स द शीट, यानी कि उस आवेशित जो आपकी चादर है उसके अंदर की ओर को। ठीक है, अब एक चीज और देखने लायक है यहाँ पर कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने फाइंड आउट की है इस केस में, उसमें आपको कहीं पर भी आर नहीं दिख रहा है, यानी दूरी नहीं दिख रही है। E इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, आर यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस केस में वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कितनी भी दूरी की आप बात कर लें वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का होगा। आशा है ये दोनों डेरिवेशंस, दोनों एप्लीकेशंस आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसे एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। एग्जाम में गॉस थ्योरम और उसका एक एप्लीकेशन लिखने को पूछा जा सकता है, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम पूछी जा सकती है। तो आशा है आपका ये अच्छे से तैयार हो गया होगा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।